Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are discussing topic-wise previous year's questions of polity for UPSC CSC examination on this platform. In our last video, we had covered the questions from the topic of union and the state legislature. In our today's video, we will be talking about the urban and rural local government, union territories and special status areas. So from these topics, we will be discussing the questions. Let us begin with the first question itself. It says that with reference to the scheduled areas in India, consider the following statement. पहला statement है, within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of president. Second statement, the largest administrative unit forming the scheduled area is a district and the lowest is the cluster of villages in the block. Third, the chief minister of the concerned states are required to submit annual report to the union ministry on the administration of the scheduled areas. तो जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 10 पढ़ते हैं, दैट इज पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 244, ये बात करता है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास एक हो जाएगा 5th शेड्यूल और एक है आपके पास 6th शेड्यूल. जो 5th शेड्यूल है ये डील करता है शेड्यूल एरियाज के साथ और शेड्यूल ट्राइब के साथ. कहां पे? 4 स्टेट यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट के अलावा बाकी के जो भी स्टेट्स हैं वहां पे शेड्यूल और एरियाज के साथ और शेड्यूल ट्राइब के साथ जो डील करता है वो हो जाएगा 5th शेड्यूल. अब यहाँ पे ये पावर या फिर अथॉरिटी किसके पास है कि वो शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर दे कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया जो है शेड्यूल एरिया होता है. तो ये पावर या अथॉरिटी आपके पास प्रेसिडेंट के पास में होती है. जो प्रेसिडेंट है अगर किसी भी स्टेट के अंदर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर हैं उनसे कंसल्टेशन करके वो डिक्लेयर कर सकते हैं. दूसरी चीज यहाँ पे बात होती है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर. मतलब यहाँ पे जो सेंटर है डायरेक्शंस दे सकते हैं, बट मेनली यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नर के हाथ में होती है. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है दैट विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. जी हाँ, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के का जो पावर है वो किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास में होता है. सेकेंड, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया वो डिस्ट्रिक्ट ही होता है और जो छोटे लेवल पे होता है वो विलेज या फिर ब्लॉक होता है. थर्ड, यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो चीफ मिनिस्टर है किसी भी कंसर्न स्टेट का, उनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो आपके पास गवर्नर है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट. तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो 2 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ अ पर्टिकुलर, देखो ये 2023 के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा शेड्यूल एरिया के अंदर और शेड्यूल ट्राइब्स को लेके. अब 2022 में भी उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है इसी एरिया में, दैट if a particular area is brought under the 5th schedule of the constitution, which one of the following statement best reflect the consequences of it? अगर किसी भी एरिया को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एक शेड्यूल एरिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उनको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा. पहला है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल. सेकेंड, This would create a local self-governing body in that area. अरे ऐसे थोड़ी ना होता है. अगर आप किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करते हो तो वहां पे ठीक है कि पार्लियामेंट के जो लॉ है वो वहां पे लगेंगे या नहीं, लागू होंगे या नहीं होंगे, या फिर कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे, गवर्नर डिसाइड कर देता है, बट वो एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी वहां पे नहीं बन जाती है. तो बी तो आपके पास गलत हो जाएगा.
थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। तो ये भी नहीं हो सकता, और स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है उसके अंदर भी नहीं आता, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है आप आर्टिकल 371 के अंदर पढ़ते हो। तो इस क्वेश्चन से आप ये ध्यान रखेंगे कि एक तो आर्टिकल 371 यानी कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनको थोड़ा सा प्रिवाइज कर लेंगे, यूनियन टेरिटरी आप पढ़ लेंगे, यूनियन सेल्फ गवर्निंग यानी कि 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट, अगर किसी भी एरिया को आप शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, तो वहां पे दे वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल, यानी कि कोई भी ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं उनकी अगर लैंड है वो आप किसी नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं दे सकते। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2021 में ये पूछा गया था, very easy and very direct question, that at the national level which ministry is a nodal agency to ensure the effective implementation of scheduled tribe and other traditional forest dweller act of 2006। तो इसकी मिनिस्ट्री तो आपके पास साफ आपको पता होना चाहिए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। 2019 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया इसी एरिया में, दैट इज अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया can the transfer of tribal land to the private parties for mining be declared void। अगर आप 2022 के इस क्वेश्चन के अंदर कंपेयर करोगे कि जो ऑप्शन है उसी को 2019 में इन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि इनमें से कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर आप किसी भी ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल या फिर प्राइवेट पार्टी को नहीं दे सकते, वरना वो नल एंड वॉइड कहलाएगा। तो ये 5th शेड्यूल की बात है, एलिमिनेट भी कर सकते थे। 3rd शेड्यूल ओथ से रिलेटेड होता है, 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से प्रिवेंट करता है, एंड 12th शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। जब भी आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हो, आपके पास एक तो 73rd अमेंडमेंट आता है जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है, फिर आएगा आपके पास 74th अमेंडमेंट। तो ये दोनों यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब हमने रूरल और अर्बन एरियाज में बनाने के ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, तो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव ये था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। दैट मींस जो पावर है वो ग्रास रूट लेवल तक होना चाहिए, इसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ कोर ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Next question, that consider the following statement, the minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 years। इस सेक्शन से बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधे, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत 1-2 बार भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वहां लिखा हुआ है कि किसी भी मेंबर को आप इस कंडीशन में नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकते कि उनकी एज 25 साल से कम है, क्योंकि उनकी एज अगर 21 साल है, राइट, तो दे आर एलिजिबल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। अगर 5 साल का ड्यूरेशन होता है, मान लो कि कोई पंचायत है वो 2 साल में ही डिसॉल्व हो गई, तो अगली जो नई पंचायत आएगी उनका जो रिमाइंडर पीरियड यानी कि 3 साल से वहीं तक काम करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, the fundamental object of the panchayati raj system is to ensure which among the following। पंचायती राज सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, अभी अभी हम करके आए हैं, 2000 किसमें पूछा था, 2017 के अंदर पूछा था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनका ऑब्जेक्टिव होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यही इन्होंने 2015 में भी ऑप्शन की फॉर्म में दे दिया। तो एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा और पीपल पार्टिसिपेशन हो जाएगा। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, दिस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। Under the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Act of 2006, who shall be the authority
to initiate the process for determining the nature and the extent of individual or community forest right or both. इस एक्ट को ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप मुझसे पूछे जाओगे कि टाइम बहुत कम है तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज इस वाले टॉपिक में, तो आप 5th और 6th शेड्यूल को अच्छे से कर लेना, उसमें भी प्रायोरिटी आप 5th शेड्यूल को दे देना, और इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है तो आप उसको देख लेना। पंचायती राज और जो म्यूनिसिपैलिटीज है उसमें आप 73rd अमेंडमेंट पे ज्यादा फोकस करोगे, एंड दैट टू द पैसा एक्ट, यानी कि जो एक्सटेंशन वाला जो एक्ट है, और ये जो आपके पास दो राइट फॉरेस्ट राइट वाला एक्ट है उसको देख लेंगे। तो इसका आंसर होता है कि ये पावर ग्राम सभा के पास में होती है। बढ़ते हैं, हमारा अगला जो सवाल है, दैट इन द एरियाज covered under the Panchayat extension to the Schedule Area Act 1996, what is the role और the power of ग्राम सभा? तो यहाँ पे जो ग्राम सभा होते हैं, यानी कि जो लोग वहां पे ग्राम सभा के पार्ट होते हैं, उनका यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो सकता है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ग्राम सभा के बारे में बात करते हो, पहली बात तो जब पैसा एक्ट था वो 1996 में आया, सेंटर ने इसको इनेक्ट किया सो दैट टू इंश्योर द सेल्फ गवर्नेंस, करेक्ट, थ्रू द ग्राम सभा फॉर द पीपल। मतलब जो भी शेड्यूल एरिया है वहां पे ग्राम सभा में जो लोग हैं उनके थ्रू सेल्फ गवर्नेंस इंश्योर करना वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पैसा एक्ट, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, and it legally recognizes the rights of tribal communities, residents of the scheduled areas, to govern themselves through their own system of the self government. It also acknowledges the traditional right over the natural resources. तो अगर इसका जो स्टेटमेंट 1 है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास माना जाएगा। That is, the Gram Sabha has a power to prevent the alienation of the land in the scheduled area. Yes. Statement 2, Gram Sabha has a ownership of minor forest produce. Yes. Statement 3 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वो हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड for granting or prescribing or prospecting the license or mining lease for any mineral। तो बेसिकली ये गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, ये आप आराम से कर सकते हैं। इस एरिया से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस जो मिक्स टॉपिक है वो, और यहाँ पे पॉलिटी के PYQ खत्म हो जाएंगे। अगला जो वीडियो है हम एनवायरमेंट से रिलेटेड लेके आएंगे, एनवायरमेंट की PD 365 और उसकी जो PYQs है वो। सो आज के लिए बस इतना ही था। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके, लाइक एंड शेयर करके। थैंक यू सो मच।